सीबीआई जांच वालों ने मेरे को कहा जो राजपूत समाज के 75 लोगों ने तेरे खिलाफ गवाही दी है। अब उनके क्या है, उनका ये है भी ये जो आने वाली 1 लाख भर्तियां निकल रही है इसमें 10% सवर्ण भर्ती हो जाएंगे। जगन एक डकैत है गुज्जर, उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, ये कोर्ट तय करती है या आजकल के सांसद हैं वो भी तय करने लग गए। आनंद पाल के कथित एनकाउंटर को 2 साल पूरे हो चुके हैं और एक और प्रदेश भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी ओर सीबीआई जांच जो है वो अभी पेंडिंग है। सीबीआई में अभी हाल ही में पूछताछ से जो निकल के आए हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पास हम पहुंचे हैं। सुखदेव जी, 2 साल हो गए एनकाउंटर को, जांच अभी भी जारी है रेगुलरली? जांच जारी है, आपकी बात सही है। आनंद पाल फर्जी इनकाउंटर को 2 साल 24 तारीख को पूरे होने जा रहे हैं और अब की बार हमने ब्लड कैंप राजस्थान में लगाए हैं। उनके परिवार से लोग घूम घूम करके सबको मोटिवेट कर रहे हैं और हम कोई रोड जाम, कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे, सिर्फ ब्लड कैंप लगा रहे हैं। और वो ब्लड वो किसी के गरीब के, मिलिट्री के और जो एक्सीडेंट में हो जाते हैं उनके काम आएगा। और हम ये चाहते हैं इससे सरकार प्रेरणा ले कि जिस आदमी के लिए क्विंटलों की तादाद में युवा ब्लड दे रहे हैं उसका इनकाउंटर करके हमने बहुत गलत काम किया है। तो आगामी आने वाले दिनों में किसी का भी कोई फर्जी इनकाउंटर ना हो। मैंने एक रात को स्टेटमेंट देखा फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर, हनुमान जी हमारे सांसद हैं यहाँ के राजस्थान के, उन्होंने कल संसद में एक क्वेश्चन उठाया कि जगन एक डकैत है गुज्जर, उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि किसी का इनकाउंटर करना ना करना ये कोर्ट तय करती है, अपराधी है या नहीं है ये कोर्ट तय करती है, या आजकल के सांसद हैं वो भी तय करने लग गए कि इसका पकड़ के इनकाउंटर कर दो। ये मेरे बात थोड़ी सी दिमाग में खटकी, क्योंकि फिर मानव अधिकार की, कोर्टों की, पुलिस की जरूरत ही क्या है? किसी को भी पकड़ के आप इनकाउंटर कर दो, सांसद कह देंगे इसका इनकाउंटर कर दो और उसका इनकाउंटर हो जाना चाहिए। कल संसद में बोलते ही 4000 से सीधा 40,000 इनाम हो गया। मैं आपको बता दूं कि आनंद पाल फरार हुआ, पुलिस कस्टडी से भाग गया। भागने के बाद मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं और आम नागरिक से पूछना चाहता हूं कि आनंद पाल ने फरार होने के बाद कोई क्राइम, कौन सा क्राइम किया, उसने कौन से मर्डर किए, कौन सी डकैती की? सिर्फ 2 पुलिस मुठभेड़ दिखाई गई और 5 लाख का इनामी बना दिया गया। क्या पुलिस के साथ कोई आदमी टकरा जाता है या पुलिस से लड़ता है तो पुलिस आम नागरिक नहीं है क्या? एक बात बीच बीच में निकल के आ रही थी कि वो सरेंडर करना चाहता था, क्या है कुछ कंफर्म आपको कि वो सरेंडर करना चाहता था? भाई सरेंडर करना चाहता था, ये बात मेरे सामने कभी नहीं आई। पर ये बात उनके वकील, उनके घर वाले, परिवार वाले, गृह मंत्री से मिले, मीडिया का सहारा लिया, अन्य नेताओं से, गवर्नर से भी मिले, अन्य नेताओं से भी मिले। वो सिलेंडर करने के लिए तैयार था, बस उसकी मांग ये थी भी मैं जेल में सुरक्षित रहूं, क्योंकि केंद्रीय जेल, बीकानेर केंद्रीय जेल है, कोई सब जेल, छोटी जिला जेल नहीं है, केंद्रीय जेल है जहां टेररिस्ट, उग्रवादी, आतंकवादियों को रखा जाता है। वो जेल केंद्रीय जेल है और उसके अंदर हथियार पहुंच गए। उसका मर्डर होने वाला था। वो तो ठीक है, माँ भवानी की वजह से उसका साथी, उसका भाई, उसका दाहिना हाथ बलवीर बानुड़ा था, वो आगे आकर के उसने गोलियां अपने ऊपर झेल ली। बाकी अंदर हथियार तो पहुंच गए। हथियार पहुंचाने वालों ने डीआईजी, उस समय के डीआईजी चौधरी, उनका नाम दलीप सिंह था नाम, उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने कहा था ये जो मिलने के लिए आए हैं इनका कोई जांच चेकिंग नहीं होनी चाहिए, इनको सीधा मिला दो डायरेक्ट, और वो हथियार जेल में पहुंच गए। तो आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई ना। तो वो जेल से जान बचाने के लिए भागा था, ना कि कोई क्राइम करने के लिए। जेल से सिर्फ जान बचाने के लिए भागा था। भाई मैं केंद्रीय जेल में ही सुरक्षित नहीं हूँ, यहाँ भी मेरे को मारने के लिए हथियार भेज दिए गए हैं, तो आदमी कहाँ रहेगा? ये बात तो हो गई इस पूरे प्रकरण की। सीबीआई जांच में अब तक क्या सारे गवाहों के जो बयान हैं वो पूरे हो चुके हैं? सीबीआई जांच में अभी 20% ही बयान नहीं हुए हैं। कल मेरे को पता नहीं, सीबीआई जांच वालों ने मेरे को कहा कि तू इसमें मुख्य अभियुक्त है। 12 तारीख को जो दंगे हुए हैं, जो वहाँ हिंसा हुई है, जो पब्लिक भड़की है, उसका मुख्य अभियुक्त तू है और तेरे खिलाफ वहाँ के
लाडनू क्षेत्र के, सांवरा क्षेत्र के जो राजपूत समाज के 75 लोगों ने तेरे खिलाफ गवाही दी है। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन नहीं अटपटे से टाइप के किए। मैंने कहा अगर मुझे 12 तारीख को दंगा भड़काना होता या 12 तारीख को रेलवे ट्रैक उखड़ाना होता या 12 तारीख को मेरे को मर्डर कराने होते तो मैं तो सबसे पहले 25 तारीख को सुबह ही जाके बैठ गया था, मैं तो तभी करवा देता। 12 तारीख का इंतजार क्यों करता? मैंने कहा 12 तारीख को सबके संबोधन हुए हैं, वो वीडियोस देख लो आप, किसने 12 तारीख को कॉल किया था और इतनी भीड़ कहाँ से आई। मैंने उनसे एक क्वेश्चन मैंने भी रख दिया, उनके मेरे ऊपर क्वेश्चन थे करीब 250 से 300, तो एक क्वेश्चन मैंने रखा उन पर। मैंने कहा वहाँ सांवराद के अंदर धारा 144 लगी हुई थी, वहाँ नेट जिले के अंदर बंद था, वहाँ हर गाड़ी आने जाने वाले को चेक किया जा रहा था, तो फिर ये 12 तारीख को परमिशन श्रद्धांजलि सभा की आपने कैसे दी? धारा 144 लगी हुई थी, नेट बंद था, फिर ये परमिशन आपने श्रद्धांजलि सभा की इतनी बड़ी भीड़ वहाँ आने के लिए परमिशन कैसे दे दी आपने? क्या आपने धारा 144 उस दिन एक दिन के लिए हटा दी थी या आपने उस दिन एक दिन के लिए नेट चालू कर दिया था? ये मेरे समझ में नहीं आई बात। ये मैंने उनको कहा, मैंने कहा इस बात को नोट किया जाए, इसमें कौन इन्वॉल्व था, कौन अधिकारी था, कौन सरकार का नेता था जिसने ये परमिशन हमें दी। मैं परमिशन लेने वाले में नहीं था, परमिशन किसी भी हमारे समाज के बंधु ने ली, पर ये दी सरकार ने कैसे हमें? जब हमारी एक गाड़ी जाती थी तो उसको 10 जगह चेक किया जाता था, तो 12 तारीख को ऐसा क्या था कि जो 3 से 5 लाख लोग वहाँ पहुँचे और उनको आने दिया, उनकी गाड़ियाँ चेक नहीं हुई। वहाँ दंगा होने के बाद 4200 गाड़ियाँ लोगों की वहीं खड़ी रह गई, 4200 गाड़ियाँ। उन गाड़ियों को, खड़ी खड़ी गाड़ियों को जेसीबी से, जो कुश होती है हमें हड़ बाते हैं, लोहे की राड होती है, उनसे उन 4200 गाड़ियों में से 41,999 गाड़ियों को तोड़ दिया गया। एक बोलेरो गाड़ी को छोड़ा गया, उस गाड़ी के पीछे शीशे पे लिखा हुआ था बेनीवाल, वो किसी ने किराए पे करके लेके आया था, चूरू साइड की गाड़ी थी, वो एक गाड़ी बची। आपने 41,999 गाड़ियों को तुड़वा दिया। उन गाड़ियों की सुपरदारी हुई है बाकायदा, उनके लाख लाख, 1.5 2 लाख सबके रुपए खर्च हुए हैं, दोबारा काम करवाया गया है। तो ऐसी अमानवीय घटनाएं सरकार क्यों कर रही है? ये सरकार क्या जता रही थी? ये तो पूरी घटना हो गई। 24 को फिर आप लोग इकट्ठे हो रहे हो कहीं प्रदेश में, फिर ऐसा कोई आंदोलन तो नहीं करने की तैयारी आप लोग? 24 को हम इकट्ठे हो रहे हैं, ये तो सिर्फ ब्लड कैंप के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आंदोलन हम करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। 27 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है राजस्थान, और 1 महीने के लिए चलेगी। हम 24 के बाद 25 को बैठें या 26 को बैठ करके विधानसभा पर प्रदर्शन की एक डेट तय करेंगे कि कांग्रेस तो बड़े बड़े वादे कर रही थी जब यहाँ सरकार नहीं थी कि हम ये कर देंगे, हम मुकदमे वापस ले लेंगे, हम वो कर देंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात रख रहा हूँ कि आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की है। राज्य सरकार ने हमारे जो मुकदमे, आंदोलन के मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज किए, वो राज्य सरकार ने सीबीआई को ट्रांसफर किए। उस समय राज्य सरकार हमारे खिलाफ थी, चलो कर दिए। आज तो राज्य सरकार हमारी वजह से आई है, हमारे आंदोलनों की वजह से राज्य सरकार यहाँ कांग्रेस की बनी है। तो आज राज्य सरकार क्या उन मुकदमों को वापस नहीं मंगवा सकती कि हम सक्षम हैं? बीजेपी सक्षम नहीं होगी यहाँ जांच करने में, कांग्रेस सरकार मुकदमों की जांच करने में सक्षम है, और ये मुकदमे दिल्ली से हमें वापस राजस्थान लौटा दिए जाए। तो अगर कांग्रेस चाहे तो मुकदमे वापस मंगवा सकती है, यहाँ जांच करवा ले, अगर सही तौर तरीके से अगर हमें चाहती है तो। और फिर बीजेपी ने भेज दिए, सीबीआई जांच हो रही है और ये मामले चल रहे हैं, तो ऐसे चलते रहेंगे तो फिर कांग्रेस में बीजेपी में फ़र्क ही क्या रह गया? हमने बीजेपी को, यहाँ के लोगों ने इसीलिए तो नकारा था कि चतुर सिंह हत्याकांड में हमें इंसाफ नहीं मिला, पद्मावती में आंदोलन में मुकदमे में हमें इंसाफ नहीं मिला। आरक्षण की आप लंबी चौड़ी बात करते रहते थे, तो ईडब्ल्यूएस को तो आरक्षण दे ही दिया ना? ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया, मैं आपकी बात मैं सहमत हूँ, दे दिया, केंद्र सरकार ने दे दिया,
पर यहाँ की सरकार इसमें निकम्मापन कर रही है। यहाँ के अधिकारी, आप आम नागरिक बन करके जाओ, कैमरा लेकर के आम नागरिक बन करके जाके अप्लाई करो, अधिकारी फेंक देते हैं, सुनते ही नहीं, बना करके ही नहीं दे रहे। क्यों, वो क्यों नहीं बना के दे? अब उनके क्या है, उनका ये है भी ये जो आने वाली 1 लाख भर्तियां निकल रही है, इसमें 10% सवर्ण भर्ती हो जाएंगे, इसलिए उनको सर्टिफिकेट बना करके ही नहीं दिए जा रहे हैं। इस मामले को भी हम साथ में जो अभी विधानसभा का घेराव प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मामला फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे और हम सरकार को आपके माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि अधिकारियों को सख्त से सख्त निर्देश दिए जाए कि ये आप इनकी सुने। हमने मध्य प्रदेश के अंदर पिछले दिनों थोड़े से दिन पहले आंदोलन किया, मध्य प्रदेश सरकार इसको लागू नहीं कर रही थी, पर वहाँ से हारने के बाद कांग्रेस की सरकार जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें साफ हो गया सुपड़ा, तो अब कमलनाथ जी ने वहाँ लागू किया है और उन्होंने ये कहा है भी 3 एकड़ की जगह मैं 5.5 एकड़ तक की छूट दूंगा ज़मीन में। मैं बताऊं आपको कि राजस्थान की 100 बीघा ज़मीन और हरियाणा का 1 बीघा, पंजाब का 1 बीघा, दिल्ली का 1 बीघा, मुंबई का आधा बीघा करोड़ों रुपए में बिकते हैं। हरियाणा का 1 बीघा 10 करोड़ में बिकता है, यहाँ तो 10 करोड़ में एक गांव की पूरे की ज़मीन खरीद लो। तो ये हम ये चाहते हैं कि ये 10% आरक्षण गुजरात मॉडल पे लागू हो, ओबीसी मॉडल पे लागू हो। जब आपने 8 लाख रुपए क्राइटेरिया रख दिया तो फिर ये घर जमीन पर ये और अटरम सटरम ये सब उसमें नहीं आता क्या? मतलब फिर से आप अपनी उन पुरानी मांगों को लेकर सरकार को ही हो आंदोलन के लिए तैयार है? सरकार के लिए हम आंदोलन के लिए तैयार हैं और मेरे को तो लग रहा है सरकार क्या पता अब ये विधानसभा से पहले ही चली जाए। अगर यही रवैया रहा तो सरकार मेरे को तो लग रहा है विधानसभा से पहले चली जाएगी, नहीं तो जाने वाली है। आंदोलन हम लोगों ने इसलिए किया था भाई जी आम नागरिकों के लिए, आम नागरिक को इंसाफ मिले, गरीब शोषित पीड़ित सवर्ण हैं उनको आरक्षण मिले। हमने इसलिए आंदोलन नहीं किया था भाई SC ST को जो पहले आरक्षण मिला हुआ है वो उनको छीन लो, उनको और दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। पर कुल मिला के बात करें तो उस EWS आरक्षण की जो सरकार की ओर से दिया है, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो जनरल कास्ट को नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर एक बार फिर से करनी सेना अपनी रणनीति तैयार कर रही है और आने वाली जो विधानसभा जो अभी सत्र शुरू होगा उसमें फिर से विधानसभा घेराव कर सकती है। नमस्कार।